कहा जाता है कि इंसान का अतीत भविष्य में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, और खासकर अगर बात हो अंडरवर्ल्ड की, तो किसी भी क्रिमिनल के लिए अपने पास्ट को भुलाकर फ्यूचर में एक नई जिंदगी को अपना पाना बेहद मुश्किल है। हमारी आज की यह फिल्म भी एक ऐसे ही गैंगस्टर की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जो सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद क्राइम की उस दुनिया को छोड़कर एक शराफत की जिंदगी जीना तो चाहता है, लेकिन शायद उसकी यह छोटी सी मुराद भी इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली। तो इस कहानी की शुरुआत होती है टाइसुक नाम के एक रिटायर्ड गैंगस्टर को दिखाते हुए। अपने 7 साल की सजा पूरा करने के बाद टाइसुक आज जेल से निकलकर बाहर आया है। फिलहाल वो किसी ट्रेन से अपने उस शहर की तरफ जा रहा है जहां वो पहले रहा करता था। यहाँ टाइसुक के पास एक डायरी है जो जेल में भी उसके पास हुआ करती थी। इस डायरी के अंदर उसने काफी सारे अपने मन की बातें लिख रखी हैं, और साथ ही साथ उसने इसके अंदर अपनी उन सारी विशेष को भी लिखा है जो वो जेल से बाहर निकलकर करना चाहता था। इन्हीं में से उसकी एक विश थी जेल से बाहर निकलकर कुछ अच्छा खाने की, और अपने खाने को कंप्लीट करने के बाद वो डायरी के उस कॉलम को कट कर देता है। कुछ घंटों की अपनी ये जर्नी कंप्लीट करने के बाद टाइसुक अपने उस पुराने शहर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सनफ्लावर नाम के एक रेस्टोरेंट में जाता है, जिसकी ऑनर के साथ उसकी काफी पुरानी जान पहचान है। असल में सनफ्लावर की मालकिन टाइसुक की स्टेप मदर है, जिसने कुछ साल पहले ही उसे अडॉप्ट किया था। टाइसुक भी उस लेडी को बिल्कुल अपनी माँ की तरह मानता है, और इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। फिलहाल रेस्टोरेंट की ऑनर इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो इस रेस्टोरेंट को संभाल रही उसकी बेटी, जिसका नाम है हाइजू, वो टाइसुक से कहती है कि फिलहाल मॉम यहाँ पर नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, और चाहो तो उनसे मिलने के लिए शाम के समय दोबारा यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि भले ही हाइजू की मदर को टाइसुक अपनी माँ के जैसा मानता हो, लेकिन फिर भी ये दोनों आज से पहले कभी नहीं मिले, और यही वजह है कि ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते। खैर, टाइसुक के पास फिलहाल रुकने का कोई भी ठिकाना नहीं, तो नहा धोकर अपने कपड़े बदलने के लिए वो एक पब्लिक बाथरूम में जाता है। पिछले 7 सालों तक जेल में रहने की वजह से टाइसुक को आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और यही वजह है कि वो इस लॉकर को भी सही से खोल या बंद नहीं कर पा रहा था। इस बात पर यहाँ का इंचार्ज काफी नाराज होता है, और वो टाइसुक को अनपढ़ गंवार कहते हुए उसकी बेइज्जती करने लगता है। टाइसुक फिलहाल एक बहुत ही सीधा साधा आदमी है, तो वो इन बातों का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन इसके बाद जब नहाने के लिए टाइसुक अपने कपड़े उतारता है, तो उसकी बॉडी पर बने हुए टैटूज को देखकर वो इंचार्ज काफी डर जाता है। असल में इस तरह के टैटूज माफिया और गैंगस्टर टाइप के लोगों की पहचान है। वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई खतरनाक आदमी है, इसलिए अपनी गलती के लिए उससे माफी भी मांगता है। टाइसुक इन बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी क्लब के बाहर कुछ गुंडे एक लड़की को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। वहीं पास में 2 पुलिस वाले ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को बचाने के लिए वहां नहीं जाते। असल में ये सारे गुंडे इस शहर के 2 बड़े गैंगस्टर चैंग और यांग के आदमी हैं, और उन दोनों गैंगस्टर्स के ऊपर इस शहर के एक फेमस पॉलिटिशियन का भी हाथ है। यही वजह है कि पुलिस वाले इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लेने से भी डरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग से मिलने के लिए टाइसुक सीधा उसके अड्डे पर पहुंच गया है, और उसको यहाँ यूं अचानक से देखकर वो अपने सारे कामों को एक साइड में रखकर टाइसुक से मिलने जाता है। यहाँ जिस तरह से ये गैंगस्टर चैंग टाइसुक को रिस्पेक्ट दे रहा था, उसे देखकर हमें एक बात तो समझ आती है कि टाइसुक भी अपने समय में कोई हल्का फुल्का गैंगस्टर तो नहीं रहा होगा। यहाँ चैंग से मीटिंग खत्म करने के बाद उसकी उस दूसरे गैंगस्टर यांग से भी मुलाकात होती है। वो भी टाइसुक को काफी रिस्पेक्ट देते हुए उसे अपने होटल के बाहर तक छोड़ने के लिए आता है, और साथ ही वो टाइसुक से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो, तो बिना किसी झिझक के तुम हम दोनों में से किसी के पास भी आ सकते हो। लेकिन यहाँ टाइसुक की बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अब वो इन गैंगस्टर्स के साथ कोई भी रिश्ता रखना चाहेगा। ये दोनों लोग असल में उसके पुराने साथी थे, तो यहाँ वो इन दोनों को बस ये बताने के लिए आया था कि अब वो जेल से बाहर आ चुका है। टाइसुक के यहाँ से जाने के बाद यांग अपने दोनों आदमियों से कहता है कि वो टाइसुक पर नजर रखें, क्योंकि टाइसुक को इतना ज्यादा बदला हुआ देख तो यांग को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। खैर, अपने उन पुराने दोस्तों से मिलने के बाद अब टाइसुक एक बार फिर से अपनी स्टेप मदर के रेस्टोरेंट सनफ्लावर में पहुंचता है। इस रेस्टोरेंट की ऑनर, या फिर ये कहें कि टाइसुक की स्टेप मदर, उसे देखते ही काफी ज्यादा खुश होती है। टाइसुक को भले ही ना हो, लेकिन उसकी मदर को इस बात की काफी खुशी थी कि अब वो जेल से बाहर आ चुका है। टाइसुक यहाँ थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अपनी पुरानी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे समझाते हुए कहती हैं कि वो सब तुम्हारा पास्ट था, और आज और अभी से अपनी पुरानी गलतियों को भुलाकर तुम एक नई जिंदगी जियो। इसके बाद वो टाइसुक को अपनी बेटी हाइजू से मिलवाती हैं, और इन दोनों से कहती हैं कि टेक्निकली तो तुम दोनों भाई बहन जैसे ही हुए। टाइसुक को इस समय यहाँ पर देखकर हाइजू को उससे काफी ज्यादा जलन हो रही थी। बात दरअसल ये है कि एक तो उसकी माँ टाइसुक को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश है, और साथ ही साथ उसने अपने हाथों से उसके लिए डिनर भी बनाया था, जिसको वो बड़े प्यार से अपने हाथों से ही उसे खिला रही थी। ये डिनर खत्म होने के बाद हाइजू उसे अपने साथ लेकर वॉक पर जाती है। वो टाइसुक से कहती है कि भले ही मेरी माँ तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं ही उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, तो अगर तुमने उनको मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रात के समय जब टाइसुक सोने के लिए जाता है, तो सोने से पहले अपनी डायरी में वो फिर से उन्हीं रूल्स को लिखकर रिपीट करता है जो वो हर दिन सोने से पहले अपनी जेल में लिखा करता था, जैसे कि वो कभी भी किसी बात पर नहीं रोएगा,
किसी भी सिचुएशन में अल्कोहल को हाथ नहीं लगाएगा और हालात चाहे कैसे भी हों कभी भी फाइट नहीं करेगा। असल में ये 3 वो वादे हैं जो उसने जेल में अपनी सजा काटते समय अपनी माँ से किए थे। फिर अगले सीन में हम इस शहर के एक फेमस पॉलिटिशियन पेंग सू को देखते हैं। अभी कुछ दिनों बाद ही होने वाले मेयर के इलेक्शन में ये आदमी खड़ा हुआ है और जिस तरह से ये गरीब लोगों और दुकानदारों से मिल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये बड़ा ही डाउन टू अर्थ टाइप का अच्छा आदमी है। खैर वोट मांगने के बाद जब वो यहाँ से निकलने के लिए अपनी कार में बैठता है तो फिर जिस तरह से वो टिश्यू से अपने हाथों को साफ करते हुए उन गरीब लोगों के बारे में जैसी बातें कर रहा था, इसे देखकर तो हमें यही पता चलता है कि ये निहायती कमीना टाइप का दोगला आदमी है जो आम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हुए उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक मानता है। असल में पेंग सू ही वो माफिया बॉस है जिसके लिए इस शहर के 2 बड़े गैंगस्टर चैंग और यांग काम करते हैं। फिर अगले दिन टाइसुक पुलिस स्टेशन में साइन करने के लिए जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से निकलकर बाहर आया है और फॉर्मेलिटी के तौर पर पुराने क्रिमिनल्स को ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पर टाइसुक की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त मिंगसू से होती है जो फिलहाल अब एक पुलिस ऑफिसर बनकर इसी शहर में पोस्टेड हो चुका है। वो टाइसुक से कुछ बातें करने के लिए उसे अपने साथ लेकर बाहर आता है। वो टाइसुक से कहता है कि तुम्हें अब इस शहर में नहीं रहना चाहिए, तो बेहतर होगा कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। असल में ये पुलिस वाला भी जानता है कि पहले टाइसुक एक बहुत ही वायलेंट गैंगस्टर हुआ करता था और फिलहाल वो ये बात नहीं चाहता कि उसी तरह की गैंग वार एक बार फिर से इस शहर में देखने को मिले। लेकिन टाइसुक उसे समझाता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा और वैसे भी एक साधारण जिंदगी जीने के लिए वो अपने इसी पसंदीदा शहर में ही रहना चाहता है। इसके बाद वो अपनी बॉडी पर बने हुए टैटूज को हटवाने के लिए एक डॉक्टर के पास भी जाता है, पर यह डॉक्टर उससे कहता है कि इतने भयानक टैटू को मिटाने के लिए हमें तुम्हारा लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और जाहिर है कि इस काम में लाखों रुपए का खर्चा आने वाला है जो फिलहाल टाइसुक के पास नहीं है, इसलिए वो बिना इनको मिटवाए ही यहाँ से वापस चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइसुक की माँ उस माफिया पॉलिटिशियन पेंग सू से मिलने के लिए उसके ऑफिस गई है। असल में ये माफिया बॉस सनफ्लावर रेस्टोरेंट उसके आसपास की जमीन को खरीद कर वहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है। टाइसुक की मॉम उससे कहती हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरह के पॉलिटिशियन हो और वैसे भी मैं अपना रेस्टोरेंट नहीं बेचना चाहती, तो अपने आदमियों से कहो कि वो बार बार मेरे पास तुम्हारा ऑफर लेकर ना आए। अगर तुमने अपने आदमियों को नहीं रोका तो मैं तुम सबकी पुलिस कंप्लेन भी करूंगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइसुक ने किसी गैराज में एज ए मैकेनिक काम करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान यहाँ से गुजरते समय वो पुलिस वाला मिंगसू उसे देखकर अपनी कार रोक लेता है। वो टाइसुक की तरफ देखते हुए अपने साथी पुलिस वाले को बताने लगता है कि मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि यह आदमी इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। ये साथी पुलिस वाला टाइसुक के बारे में नहीं जानता था, तो मिंगसू उसे उसके पास्ट के बारे में बताने लगता है। इसी के साथ ये कहानी पास्ट में जाती है जहां हम देखते हैं कि चैंग और यांग नाम के वो दोनों गैंगस्टर पहले टाइसुक के लिए ही काम किया करते थे। उस समय तक टाइसुक एक फेमस गैंगस्टर बन चुका था और ये दोनों लोग टाइसुक को अपना गुरु मानकर उसे फॉलो किया करते थे। वैसे तो टाइसुक फाइट के मामले में शुरू से ही काफी ज्यादा खूंखार रहा है, लेकिन दारू पीने के बाद तो वो और भी ज्यादा वायलेंट हो जाया करता था। उसकी गैंग के दूसरे लोगों को तो टीम की जरूरत पड़ती थी, लेकिन टाइसुक तो अकेला ही अपने आप में पूरी गैंग था। ऐसे ही एक दिन राइवल गैंग के 6 लोगों को उसने बहुत बुरी तरह से पीटा और क्योंकि उस समय वो थोड़ा बहुत नशे में भी था तो उन 6 में से एक आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो वहीं पर मारा गया और फिर बाद में उसी मर्डर के इल्जाम में टाइसुक को जेल जाना पड़ा। टाइसुक के यहाँ से जाने के बाद दूसरे शहर के क्रिमिनल्स के लिए ये जगह पूरी तरह से खुल गई और फिर एक दिन पेंग सू अपने ढेर सारे आदमियों के साथ यहाँ आ पहुंचा। उसकी भारी भरकम गैंग को देखते हुए तो यांग और चैंग ने बिना लड़ाई ही उसके सामने सरेंडर कर दिया और फिर उस दिन के बाद से वो दोनों ही पेंग सू के लिए काम करने लगे। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला इस गैराज के मालिक से मिलकर उसे टाइसुक के बारे में पूछता है। इस गैराज का मालिक उससे कहता है कि मुझे भी टाइसुक के पास्ट के बारे में पता है, लेकिन फिलहाल वो मेरा एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई है, तो मुझे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले दिन उसकी माँ के कहने पर टाइसुक हाइजू को लेने के लिए उसके कॉलेज जाता है। यहाँ पर टाइसुक की क्लास टीचर उसे देखते ही पहचान जाती है। असल में टाइसुक के जेल जाने से पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे। इसके बाद ये दोनों पास के ही किसी पार्क में जाकर काफी सारी बातें करते हुए पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। फिर एक दिन जब वो हाइजू के साथ उसके कॉलेज से वापस लौट रहा था तो सॉन्ग नाम का एक लड़का बिना बात ही टाइसुक के ऊपर अटैक कर देता है। असल में सॉन्ग नाम का ये लुक्का हाइजू को काफी पसंद करता है और पिछले कुछ दिनों से वो टाइसुक को लगातार उसके साथ देख रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं इन दोनों का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। वो अपने कुछ लफंगे दोस्तों के साथ इन दोनों को पकड़कर किसी वेयर हाउस में ले आता है। यहाँ भी वो टाइसुक को लगातार मारे ही जा रहा था, लेकिन क्योंकि इस आदमी ने कभी भी फाइट ना करने की कसम खाई है तो वो बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप सॉन्ग के हाथों मार खाए जा रहा था। पर इसी दौरान जब टाइसुक की शर्ट फट जाती है तो इस लुखे आदमी के साथ साथ उसके लफंगे दोस्तों की भी फटने लगती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि यह आदमी पहले समय में जरूर कोई पहुंचा हुआ खिलाड़ी रहा होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग इससे दूर ही रहें। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद अब हाइजू का बिहेवियर टाइसुक के लिए बदल चुका है और फिलहाल वो उसे अपने भाई की तरह मानने लगी है और साथ ही वो उसको मरहम पट्टी करने के लिए एक फर्स्ट एड किट भी देती है।
इसके कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि पेंगसू नाम का वो माफिया बॉस अब इलेक्शन जीत चुका है। फिलहाल वो अपने गैंग मेंबर्स के साथ किसी होटल में पार्टी कर रहा है। अब क्योंकि पेंगसू इस शहर का एक पॉलिटिकल फिगर बन चुका है, इसीलिए वो किसी भी क्राइम में अब डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वो अपने दोनों खास आदमी चैंग और यांग से कहता है कि तुम में से जिस किसी ने भी मुझे सनफ्लावर रेस्टोरेंट वाली वो जगह खाली करवा कर दी, उसी आदमी को मैं इस गैंग का अगला लीडर बना दूंगा। इन दोनों के लिए ही ये बात किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसी थी, इसलिए अभी से ही ये दोनों उस जगह को खाली करवाने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले ही दिन चैंग अपने कुछ आदमी के साथ सनफ्लावर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसके आदमी काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, लेकिन फिर जैसे ही वहां चैंग की नजर टाइसुक पर पड़ती है तो वो थोड़ा सा डर जाता है और तुरंत ही अपने आदमी को रुकने को कहता है। फिर टाइसुक उसकी गिरबान पकड़ के उसे आंखों ही आंखों में ये समझाने की कोशिश करता है कि वो पुराने दिनों को ना भूले। चैंग को तो असल में ये बात पता भी नहीं थी कि इस जगह के साथ टाइसुक का भी कुछ लेना देना है। फिर वो तुरंत ही अपने आदमियों को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने क्राइम पार्टनर यांग से मिलकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। असल में यांग को ये बात पता थी कि टाइसुक आजकल उसी रेस्टोरेंट में रहा करता है, लेकिन फिर भी उसने जाने से पहले चैंग को ये बात नहीं बताई। फिर आखिर में ये दोनों फैसला करते हैं कि हमें टाइसुक से लड़े बिना उस जगह को खाली कराने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर एक बार उस आदमी का दिमाग खिसका तो इस पूरी लड़ाई में इन लोगों को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर दूसरी तरफ यहाँ गैराज में 1 महीने तक काम करने के बाद टाइसुक को आज उसकी पहली सैलरी मिली है। इन पैसों से वो अपनी मुंह बोली माँ को एक नए पेयर ऑफ शूज गिफ्ट करने के साथ साथ अपनी मुंह बोली बहन हाइजू के लिए एक नया कैमरा भी लेके जाता है। हाइजू को पिक्चर्स क्लिक करने का काफी शौक रहा है और फिर ऐसे ही एक दिन इधर उधर के पिक्चर्स क्लिक करते हुए हाइजू की नजर उस डायरी पर पड़ती है जो टाइसुक हमेशा अपने पास रखता है। यहीं फ्लैशबैक के एक सीन में हमें पता चलता है कि यह डायरी असल में उसे उसकी मुंह बोली माँ ने ही दी थी। यह उस समय की बात है जब टाइसुक जेल में अपनी सजा काट रहा था। तब हाइजू की मदर अक्सर उससे मिलने के लिए वहां जाया करती थी। फिर उन्होंने ये डायरी टाइसुक को गिफ्ट करते हुए उससे कहा था कि पहली बात तो वो हर रात सोने से पहले वो 3 कस्में इसमें लिखा करे और साथ ही साथ अपनी वो सारी विशेष भी लिखा करे जो वो जेल से बाहर निकलकर करना चाहता है। फिलहाल हाइजू जब इस डायरी को देख रही थी तो कुछ बातें पढ़कर उसे बहुत ज्यादा हंसी आती है। फिर वो इस डायरी के अंदर फैमिली के साथ पिकनिक जाने वाला एक और कॉलम ऐड कर देती है। फिर इसके 2 दिन बाद ही टाइसुक, हाइजू और उसकी माँ ये तीनों किसी पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं। आज के इस पूरे दिन को ये तीनों मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ हाइजू के कैमरे में ये पल हमेशा के लिए रिकॉर्ड भी हो चुके थे। फिर एक दिन टाइसुक की मुलाकात ब्यूंगजिन नाम के एक पुराने गैंगस्टर से होती है। जेल जाने से पहले टाइसुक ने इसे पीट पीट कर इसकी टांगे तोड़ दी थी और यही वजह है कि ये बंदा आज भी लंगड़ा कर चलता है। असल में इस बंदे ने ही यहाँ टाइसुक को मिलने के लिए बुलाया है। वो टाइसुक को पेंगसू के इरादों के बारे में बताते हुए समझाने लगता है कि आखिर क्यों उसे सनफ्लावर रेस्टोरेंट और उसके आसपास की जगह चाहिए। ये बंदा असल में पेंगसू का ड्राइवर है और इसीलिए उसके सारे इरादों को अच्छे से समझता है। ये टाइसुक से कहता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ ज्यादा ही संभल के रहना होगा। यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि यांग के वो लोग जो चोरी छुपे टाइसुक पर नजर रख रहे थे, इन दोनों की मीटिंग होते हुए देख लेते हैं और तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में बताते हैं। इन दोनों के बीच हुई मीटिंग की बात सुनकर चैंग और यांग दोनों काफी डर जाते हैं। इन दोनों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंगसू ने खुद अपने ड्राइवर को टाइसुक के पास भेजकर उसे अपनी गैंग ज्वाइन करवाना चाहता हो। इन दोनों को इस बात का डर है कि अगर एक बार टाइसुक ने इनकी ये गैंग ज्वाइन कर ली तो फिर जाहिर सी बात है कि आगे से इन दोनों की कोई पूछ नहीं होने वाली और हो ना हो इन दोनों को टाइसुक के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। फिर अगले दिन ही ये दोनों अपने काफी सारे आदमी लेकर एक बार फिर से सनफ्लावर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। इस समय टाइसुक यहाँ पर मौजूद नहीं था तो ये लोग मिलकर काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचाते हैं। फिर कुछ ही देर में हाइजू यहाँ पहुंचकर पहले तो उन लोगों से फाइट करने की कोशिश करती है और इसके बाद वो टाइसुक के गैराज जाती है, उसे ये सारी कहानी समझाकर यहाँ लेकर आती है। लेकिन जब तक टाइसुक यहाँ पहुंचा वो लोग अपना काम खत्म करके यहाँ से जा चुके थे। टाइसुक भी अब इस रोज रोज के झगड़े से परेशान हो चुका था और इसीलिए वो खुद उन दोनों से मिलकर कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस पेंगसू से कुछ बात करनी है, इसलिए हम दोनों के बीच की एक मीटिंग फिक्स करो। इसके बाद टाइसुक की पेंगसू से मुलाकात होती है। टाइसुक उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस जगह के लिए उसकी फैमिली को परेशान करना बंद कर दे। इधर पेंगसू को भी अब तक उसके पास्ट के बारे में पता चल चुका था। वो टाइसुक से कहता है कि चलो ठीक है, मैं उस जगह के लिए तुम्हारी फैमिली का पीछा तो छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे जैसा होनहार आदमी मेरी गैंग में चाहिए। जवाब में टाइसुक कहता है कि मैं अपनी इस पुरानी दुनिया को पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी अब कोई गैंग ज्वाइन नहीं कर सकता। पेंगसू जैसे माफिया बॉस को असल में ना सुनने की आदत नहीं, उसे ये बात काफी हर्ट कर जाती है कि आखिर टाइसुक ने उसे मना कैसे कर दिया। वो प्लान करता है कि किसी तरह एक बार फिर से टाइसुक को जेल के अंदर डाल दिया जाए और इसके बाद तो वैसे भी उसका सारा काम आसान हो ही जाएगा। फिर अपने प्लान के तहत वो टाइसुक के गैराज में तोड़फोड़ करने के लिए काफी सारे आदमियों को वहां पर भेजता है। यहाँ काफी मार खाने के बाद भी टाइसुक इन लोगों पर कोई पलटवार नहीं करता। टाइसुक के साथ साथ ये गुंडे गैराज के मालिक को भी मार रहे थे। इस पर भी टाइसुक कोई फाइट बैक नहीं करता और बस उसे बचाने की ही कोशिश करता है। यहीं दूसरी तरफ उसने कुछ पुलिस वालों को भी इस गैराज के बाहर भेज दिया था ताकि मारपीट करने के इल्जाम में टाइसुक को एक बार फिर से जेल के अंदर भेजा जा सके।
लेकिन ये पुलिस वाला कहता है कि सिर्फ पिटने के लिए तो हम टाइसुक को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। इस पूरे लफड़े के दौरान टाइसुक ने एक बार भी किसी पर भी हाथ नहीं उठाया। तो इस तरह से पेंगसू का उसे जेल भेजने वाला प्लान यहाँ पूरी तरह से फेल हो जाता है। फिर एक दिन हाईजू का वो एक तरफा आशिक सॉन्ग सनफ्लावर रेस्टोरेंट पहुंचकर वहां हल्ला मचाने लगता है। वो हाईजू की माँ को काफी बुरा भला बोलते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह की औरत हो जिसने अपने ही बेटे के मर्डर को इस घर में पनाह दे रखी है। असल में अब तक सॉन्ग को भी टाइसुक के बारे में पता लग चुका था। उसका मुंह बंद करने के लिए टाइसुक उसका गला पकड़ लेता है। यहाँ हाईजू ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान थी। उसे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये लुक्का किस बारे में बात कर रहा है। फिर रात के समय हाईजू की माँ उसे इसके पीछे की सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि टाइसुक वो आदमी है जिसने तुम्हारे बड़े भाई को एक लड़ाई के दौरान मारा था और बाद में उसी वजह से टाइसुक को 7 साल के लिए जेल जाना पड़ा। टाइसुक को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा था और इसीलिए उसने जेल में रहकर भी मेरे लिए काफी सारी चिट्ठियां लिखी जिसके अंदर उसने रो रो के मुझसे बहुत बार माफी मांगी। फिर मेरा भी दिल पसीजने लगा और मैं एक दिन उससे मिलने के लिए जेल जा पहुंची। वहां उससे मिलने के बाद मैंने ये समझा कि ये लड़का कोई बुरा इंसान नहीं है। असल में तो मेरा बेटा भी एक तरह का गैंगस्टर ही था जो आए दिन पैसों के चक्कर में मुझे मारा पीटा करता था। और क्योंकि टाइसुक एक अनाथ था तो उसकी परवरिश कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई थी। यही सब चीजें देखते हुए मैंने उस बच्चे को माफ कर दिया। फिर बाद में टाइसुक से मिलकर हाईजू उसे बताती है कि ये सच जानने के बाद भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। हाईजू को भी ये बात पता है कि उसका बड़ा भाई एक बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था, इसलिए गैंग वार के दौरान किसी दूसरे गैंगस्टर के हाथों मर जाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर अगले दिन टाइसुक की माँ पेंगसू से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। वो उसे धमकी देती है कि तुम अपने आदमियों को मेरे रेस्टोरेंट पर भेजना बंद करो, वरना भले ही एक बार को पुलिस शायद मेरी कंप्लेन ना भी सुने, लेकिन अगर मैंने अपने बेटे टाइसुक से मदद मांगी तो याद रखना कि वो तुम्हारा ये सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख देगा। सिर्फ मेरी ही वजह से उसने फाइट ना करने की कसम खाई है और अगर कहीं उसने मेरे कहने पर अपनी ये कसम तोड़ दी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी गैंग का भी सफाया हो जाएगा। उसकी मदर के मुंह से ये धमकी भरे सब सुनकर पेंगसू का दिमाग अब और भी ज्यादा खराब हो चुका था। फिर वो तुरंत ही अपने आदमियों को उन्हें तबाह करने के काम पर लगा देता है। फिर अगले दिन जब हाईजू अपने कॉलेज से वापस लौट रही थी तो पेंगसू का एक आदमी वहां ईंटे से उसका बुरी तरह से सर फोड़ देता है। इसके बाद बहुत ही क्रिटिकल हालत में हाईजू को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। इस हादसे के बाद टाइसुक के साथ साथ उसकी माँ भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो फैसला करती है कि जमीन के एक टुकड़े के लिए वो और ज्यादा खून खराबा नहीं देखेगी और इसीलिए उसने अपना रेस्टोरेंट पेंगसू को बेचने का फैसला कर लिया है। फिर टाइसुक खुद पेंगसू के पास जाकर उससे ये कहता है कि मेरी माँ उस जगह को बेचने के लिए राजी हो गई है, इसलिए आगे से तुम कभी भी किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं करोगे। इसके बाद वो हाईजू को देखने के लिए उसका हॉस्पिटल चला जाता है। टाइसुक आज की पूरी रात इसी हॉस्पिटल में ही रुका हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पेंगसू को इतना कुछ करने के बाद भी चैन नहीं पड़ता। उसे इस बात का डर था कि कल को कहीं टाइसुक की माँ अपनी बात से पलट ना जाए और इसीलिए वो अपने खास आदमी यांग से कहकर टाइसुक की माँ को मरवाना चाहता था। यांग तो हालांकि ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने बॉस का खास और लीडर बनने के चक्कर में वो ये करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो अपने कुछ आदमियों के साथ वहां पहुंचकर आज रात ही टाइसुक की माँ का गला दबाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो लोग प्रॉपर्टी के उन कागजों पर उसकी माँ का थंब इंप्रेशन भी ले लेते हैं और फिर उनके गले में रस्सी बांधकर उन्हें पंखे से कुछ इस तरह से टांग देते हैं ताकि सभी लोगों को ये लगे कि टाइसुक की माँ ने इन हालातों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। और बाद में होता भी ठीक ऐसा ही है। शुरू में तो पुलिस वालों के साथ साथ टाइसुक को भी ठीक ऐसा ही लगता है कि उसकी माँ ने खुदकुशी ही की होगी और इसी वजह से उसकी माँ के फ्यूनरल वाले दिन भी टाइसुक बिल्कुल नहीं रोता। फिलहाल उसका इस दुनिया में अब सिर्फ हाईजू ही बची थी। तो जब उसके कहने पर वो अपनी एक फैमिली फोटो लेने के लिए घर पर आता है तो यहाँ उसकी नजर पड़ती है एक ईयर रिंग पर जिसे वो देखते ही पहचान जाता है। वो पहचान जाता है कि ये ईयर रिंग पेंगसू के खास आदमी यांग की है, तो जाहिर सी बात है कि पेंगसू के कहने पर ही उसने ये सब कुछ किया होगा। इस घटना के बाद से अब आखिरकार टाइसुक के सबर का बांध टूट चुका था। अपनी जिस माँ की वजह से उसने उन 3 कसमों को बचा के रखा था, कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है उन सारी कसमों को तोड़ने का। वो अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। फिर इसके बाद वो ढेर सारी शराब पीकर अपनी माँ को की हुई दूसरी कसम भी तोड़ देता है। टाइसुक को इस हादसे से इतना गहरा सदमा लगा था कि अब वो चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेंगसू अपनी पूरी गैंग के साथ मिलकर एक जोरदार पार्टी कर रहा है। पॉलिटिक्स में आने का सपना तो उसका पहले ही पूरा हो चुका था और अब कुछ ही दिनों के अंदर उसका वो शॉपिंग मॉल बनाने वाला सपना भी पूरा होने वाला है। इन कमीनों को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं और आज की ये शाम ये पूरी तरह से मस्ती में डूबे हुए थे। लेकिन फिर तभी अचानक से इन्हें किसी आदमी के रोने की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि ये आदमी असल में टाइसुक है जो रोते हुए इनसे कह रहा था कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी तुम लोगों ने मुझे मेरी तीसरी कसम तोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। इसके बाद वो पेंगसू के ड्राइवर से कहता है कि तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो टाइसुक को थैंक यू बोल के तुरंत ही वहां से निकल लेता है। फिर टाइसुक उन सबसे कहता है कि तुम में से आज एक भी आदमी यहाँ से जिंदा बच के बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद टाइसुक वहां से बाहर निकलने वाले इकलौते गेट पर आग लगा देता है
ताकि इनमें से कोई भी आदमी बिना लड़े यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। और इसके बाद वो अकेला ही बड़ी भयानक तरीके से उस पूरी गैंग पर टूट पड़ता है। वो एक एक करके उस गैंग के आदमी को मारे जा रहा था और ये सारा मंजर देखकर इन लोगों के बीच भयानक अफरा तफरी मच जाती है। एक पॉलिटिशियन की पब्लिक पार्टी की वजह से ये गैंगस्टर लोग आज यहाँ पर अपनी गन लेकर नहीं आए थे और इसी वजह से इन लोगों को टाइसुक के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। फिर बारी बारी से टाइसुक चैंग और यांग को भी उनका गला दबा के ठीक उसी तरह से मार देता है जिस तरह से पेंगसू के इन चमचों ने उसकी मां को मारा था। यहाँ पेंगसू के आदमी टाइसुक से लड़ने के बजाय आग में कूदकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ काफी सारे लोगों को मारने और बुरी तरह से घायल करने के बाद अब आखिरकार टाइसुक पेंगसू के पास पहुंचकर उसे एक बेसबॉल बैट से बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। कुछ ही समय के अंदर पेंगसू के साथ साथ उसकी ये पूरी गैंग अब खत्म हो चुकी थी। फिर लास्ट में टाइसुक अपनी ही लगाई हुई आग के पास बैठकर अपने मरने का भी इंतजार करने लगता है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि अब हाईजू पूरी तरह से ठीक है और अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसने उस शहर को भी छोड़ दिया है। फिलहाल वो किसी दूसरे शहर में एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है और हर रोज अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए वो अपनी माँ के साथ साथ अपने भाई टाइसुक को भी बहुत याद करती है। और ऐसे ही इमोशनल एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।